सलमान एज अ पर्सन, उनके साथ रैपो या तो बनता है या तो नहीं बनता है। जी जी जी। कुछ लोग हैं जो एक फिल्म करते हैं और फिर कभी नहीं काम करते हैं, वो भी नहीं करते हैं, और दोनों साइड से व्हाट क्लिक्स विद नहीं, मेरे लिए तो इमोशनल बॉन्ड ज़्यादा था। ही सेड आई हैव तेरे नाम विथ मी एंड देन वन सिटिंग वी लॉक्ड ऑल द सॉन्ग्स। वो गाने इतने बड़े हो गए, इतनी सारी फिल्में मैंने एज अ कंपोजर कर ली एंड देन माय जर्नी एज अ सिंगर स्टार्टेड। जब आपको लोग क्रिटिसाइज करते थे आपके सिंगिंग स्टाइल को, What kept you going? क्योंकि अनकन्वेंशनल सिंगिंग थी, unconventional नेजल थी, yeah, हाई nasal. पिच था, तो बहुत डिफरेंट था लोगों के लिए। आई एम होल्डिंग द माइक विच इज इन माई ओन जोन, सो आई वॉज होल्डिंग इट लाइक दिस बिकॉज आई वॉज इन माई ओन वर्ल्ड कनेक्टिंग टू द गर्ल, दैट इमोशनल कनेक्ट ऑफ अ लवर। लोग कहते हैं कि लोग उड़ने लग जाते हैं, जी, कॉन्फिडेंस आ जी, जाता है जी, कि जी. आई एम द शिट ऑफ दिस या, इंडस्ट्री। या, लगा आपको कभी? देखिए नहीं, उसका रीज़न ये है कि हम जब सलमान भाई से बातें करते हैं तो और सलीम अंकल से जब एडवाइस लेते हैं तो उस फैमिली में भी हमें इतनी कुछ बातों बातों में जब वो नॉर्मल बातें भी करते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी सीख मिल जाती है। वो चीज़ आपको वैसे बहुत ग्राउंडेड रखती है। वर्कड अ लॉट विद अक्षय जी, सो इवन ही सो ग्राउंडेड, इतना सक्सेस उन्होंने देखा है बट ही सो ग्राउंडेड। आप ही बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए, आपको कितना टाइम लगता है तैयार होने? नहीं, ये बात उसने जो सबको बोली है ना, ये बहुत गलत बात है। बट ऐसा 1-1.5 घंटा लगता है, तो उसने वो उसको 4 घंटे बोल दिए हैं कि मैं 3 बजे उठ के 7 बजे की फ्लाइट पकड़ता हूँ। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बट शी इज मेड अ वेरी बिग स्टेटमेंट और सब लोग मुझे पता नहीं ये कह रहे हैं कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट वाइफ इज ऑलवेज राइट, आपने कहा तो 4 घंटे उन्होंने बोला है, लेट्स बिलीव। हाँ, उनको मान दे देते हैं और ये कहते हैं कि भाई तुमने जो कहा वो सही है। हाय, दिस इज हिमेश रेशमिया और आप देख रहे हैं लाइट्स कैमरा पॉडकास्ट only on Bollywood Hungama. Welcome to Lights Camera Podcast. It's our brand new podcast show and we were wondering who to get as a first guest on this show. We thought someone who's popular, who's a blockbuster at the box office, who has given us great music and is a wonderful artist and a human being. Himesh, welcome. This is our first episode of our podcast show. Oh, mind-blowing. Great. Thank you. Thank you for gracing this. Thank you so much. My pleasure. राइट हिमेश, वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू। एक ऐसा टाइम चल रहा है, बहुत एक्साइटमेंट है आपकी फिल्म की, लोगों को बहुत कुछ जानना है, बट मुझे उससे भी ज़्यादा कुछ जानना है। सो आई एम गोना टेक यू बैक एंड फोर्थ, होप यू डोंट माइंड दैट। हिमेश, मैं आपसे बहुत साल पहले मिला था आराम नगर में कोई ऑफिस में, तब यू वर प्रोड्यूसिंग टीवी कंटेंट। एक्चुअली 7 बंगलोज में हमारा ऑफिस था तब। ओके। तब वी वर सीरियल प्रोड्यूसर के वक्त तो शायद मैं 16-17 साल का था, और ये तो बहुत ही आई थिंक 30 ईयर्स, हाँ 31 ईयर्स के पहले की बात होगी, बिकॉज 90s में सीरियल्स आती थी मेरी, एंड उसके बाद then I got into music, right, and then into singing and acting and whatever. Right. Today when you sit here, and if you were to give credit to some people for entering the music industry, you took it to some other level, who helped? Lot of people actually, mainly of course Salman bhai, because he gave me a break. My daddy had signed him for a film called Yuva. And that film actually never got made. But I made a lot of songs for Yuva then as a composer. And Salman Bhai had heard those songs. So he finally used those songs later. And we started with Pyar Kiya To Darna Kya. Right. And I got into serial production. So we'd signed him during Maine Pyar Kiya. My dad had signed him. But वो फिल्म नहीं बनी, बट उन्होंने वो गाने सुने, वो ब्रेक मुझे दिया, प्यार किया तो डरना क्या में, और सोहेल भाई एंड सलीम अंकल अप्रूव्ड दैट सॉन्ग, द टाइटल ट्रैक, एंड दैट जर्नी स्टार्टेड। मेरे डैड मुझे कयामत से कयामत तक देखने लेके गए थे, आमिर खान साहब की फिल्म। तो तब लोगों को बहुत ऐसा नहीं लगता था कि वो फिल्म बहुत चलेगी, बट एज अ किड really loved that film. So I told my dad, this is going to be a blockbuster and you must sign Mr. Amir Khan. So wo baat, you watched it and you figured it's going to be a big as a kid. Okay. I was very young then. So my dad was not sure about that. तो वो क़यामत से क़यामत तक उन्होंने देखी, बट उनको वो ऐसा नहीं लगा था कि पिक्चर कोई बहुत हिट होगी या कुछ।
तो वो 2-3 महीने बाद जब वो फिल्म रिलीज़ हुई 88 में, हमने कुछ फरवरी में देखी थी और अप्रैल में वो फिल्म लगी और बहुत बड़ी हिट हुई. तो डैड को कॉन्फिडेंस आ गया कि ओके नाउ यू कैन रियली डू सम गुड बिजनेस बिकॉज योर व्यू पॉइंट इज गोइंग राइट. एंड देन वी साइंड सलमान भाई एंड देन he supported me in my vision in my TV serials, which were very grand, and they were very big soap operas, and we introduced big film stars in television with like Mr. Rajendra Kumar, Mr. Prem Chopra, Mr. Kulbhushan Kharbanda, Om Puri Sahab, and तब हमने इरफान भाई को भी बहुत इनिशियल स्टेज पे लिया था, हमारी सीरियल में थे वो. देन पूनम धिल्लन, फरहा, रीना रॉय, and Shekhar Suman, Kawaljeet, Sudesh Berry, and so many stars, Sujata Mehta, lot of film stars जो उस वक्त बहुत अच्छा कर रहे थे वो मेरी सीरियल्स में थे. और 7-8 सीरियल्स बहुत बड़ी बड़ी हमने बनाई, बहुत चली. बट म्यूज़िक में आना, मेरे अंदर एक आर्टिस्ट था, बट शायद मैं उतना स्ट्रगल या नहीं करता बिकॉज आई वॉज एन एस्टैब्लिश्ड सीरियल प्रोड्यूसर, सो वी वर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. एंड बट सलमान भाई को वो गाने याद थे और माई journey started with प्यार किया तो डरना. Nice, how interesting. You know, सलमान is a person, उनके साथ रैपो या तो बनता है या तो नहीं बनता है. जी जी जी. कुछ लोग हैं जो एक फिल्म करते हैं और फिर कभी नहीं काम करते हैं, वो भी नहीं करते हैं, और दोनों साइड से. What clicks with him? नहीं, मेरे लिए तो इमोशनल बॉन्ड ज़्यादा था, बिकॉज एक जर्नी जो युवा फिल्म में हमारी अधूरी रह गई थी, वो आगे जाकर गानों के ज़रिए उनका जो एक इमोशनल कनेक्ट था उन गानों के साथ, और वो गाने फिर हमने यूज़ किए आगे, बहुत सारे नए गाने बनाए. एंड तेरे नाम में बहुत ही फ्रेश मेलोडीज़, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक लव स्टोरी की डिमांड थी उन गानों के लिए. सो देन ही सेड आई हैव तेरे नाम विथ मी, एंड देन इन वन सिटिंग वी लॉक्ड ऑल द सॉन्ग्स. एंड वो सारी जर्नी के बाद देन वो गाने इतने बड़े हो गए, इतनी सारी फिल्में मैंने एज अ कंपोजर कर ली. एंड देन माई जर्नी एज अ सिंगर स्टार्टेड विथ आशिक. बनाया आपने. Right, तेरे नाम was around 2002-3 something like that. 2002 it started. 2002 you all started. Then आपका सरूर changed so much. This was 2007. 2006 the album. हाँ, album. आपका सरूर made it. I mean, it was the second highest selling album in the world. Wow. So वो, बट उससे पहले आशिक बनाया, बहुत बड़ा हिट हो गया. एंड देन माई जर्नी एज अ सिंगर, आपकी कशिश एंड झलक दिखला जा वॉज लाइक ह्यूज. एंड फिर करीबन 50 हिट एक ही साल में थे. एंड देन माई जर्नी एज एन एक्टर स्टार्टेड एंड लॉट ऑफ फिल्म्स एंड म्यूजिकल रियलिटी शोज एंड लाइव शोज ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो वो जर्नी रही. And so continuously I've been blessed with a lot of success. But as an actor, the validation I was looking for has come with Badass Ravi Kumar. Nice. You know, जितना जल्दी आदमी ऊपर जाता है, जितना ऊपर जाता है, उतने critics भी होते हैं, उतने लोग नीचे खींचते हैं. You've seen all that. You've gone through a cycle of, people criticizing, people appreciating, people loving, people buying from now, buying tickets for Ravi Kumar. जब आपको लोग criticize करते थे आपके singing style को, what kept you going? Singing style को actually ना criticism कुछ सिर्फ फर्स्ट 2-3 months मैक्सिमम, मैं कहूँगा जुलाई में वो गाना आया था, आशिक बनाया आपने. बट बाय द टाइम नेक्स्ट मार्च अप्रैल केम, आई गॉट द फिल्म फेयर अवार्ड. सो एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ अवार्ड्स एज अ सिंगर. तो फर्स्ट 2-3 months में, क्योंकि अनकन्वेंशनल सिंगिंग थी, नेजल थी, हाई पिच था, तो बहुत डिफरेंट था लोगों के लिए कि ये, और एक आदमी जो बहुत ही एनर्जी वाले क्लब ट्रैक्स, आशिक बनाया को जब हमने रीमिक्स करके शूट किया, तो आई एम होल्डिंग द माइक विच इज़ इन माई ओन जोन. सो आई वॉज होल्डिंग इट लाइक दिस बिकॉज आई वॉज इन माई ओन वर्ल्ड, कनेक्टिंग टू द गर्ल, दैट इमोशनल कनेक्ट ऑफ अ लवर. एंड दो एवरी वन इज डांसिंग इन द क्लब, I was not supposed to be like a DJ, come on everybody. It was never about that. It was about my emotional connect with and that. People are dancing and it was a thumping beat but a sad song. So there was everything was so different for the world to actually just react in a minute. So there was a little bit of a criticism for the nasal thing. But I think in 2-3 months when the wave really caught on, everyone realized that it was infectious. And then
वो इतना बड़ा हिट हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और फिर वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो गया एंड फिर अवार्ड्स मिल गए। तो उसके बाद उतना क्रिटिसिज्म कभी भी आया नहीं, बिकॉज नंबर्स और फिर सारे गाने इतने हिट हो रहे थे। मेनली जब एक्टिंग में कदम रखा तो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये क्यों, बट मेरे लिए ये था कि एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि भाई आप तो कंपोजर हो, आप तो सिंगर हो, तो वो एक दायरे में देखने की एक माइंडसेट होता है, तो नया था। बट उसके बाद जब बहुत सारी फिल्में मिलती गई, कुछ चली कुछ नहीं चली, वो मैं समझ सकता हूँ, बट मैंने सिर्फ एक्सपोज प्रोड्यूस की जो बहुत अच्छी गई, फिर खिलाड़ी अच्छी गई, तो मैंने कोई ज़्यादा फिल्में नहीं बनाई, बाहर के प्रोड्यूसर्स आते गए, देयर वाज a kind of recovery from the music and all that, so they started believing in me, but again उसमें मैं बहुत नया था and immature भी था, तो मेरे कुछ performances कभी पसंद आते थे तो कभी फिल्म नहीं चलती थी, but with Badass it was about Saurabh Sachdeva coming in, who groomed me and we did this whole exercise of getting into the character and all that, and then तो इस फिल्म में कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि भाई एक्टिंग क्यों कर रहा है। इट वाज एक्सेप्टेड फ्रॉम द टाइम वो 5 जनवरी को हमने ट्रेलर लॉन्च किया एंड इट वाज वायरल। इट्स डूइंग इट्स, यू नो, people sitting in this room, people can't see, everybody's seen it in the cinema hall. You know, you broke a lot of norms. People say कि ट्रेड वालों को पूछो तो बोलेंगे कभी एक इंग्लिश वर्ड मत डालो हिंदी फिल्म के टाइटल में, यहाँ पे you put badass, but you didn't listen, you don't listen to all these people. नहीं, मेरे लिए ये हो जाता है कि मैं अब मेरा एक अपना कन्विक्शन, मेरी जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर अपनी एक अलग पहचान नहीं है तो हाउ विल you get your due, because इस वक्त 7 लाख सिंगर्स हैं और 5 से 6 लाख कंपोजर्स हैं इस वक्त, तो अगर आप एक जोन को फॉलो करोगे और अपनी एक आइडेंटिटी नहीं बनाओगे, तो मुझे ऑलवेज लगता है कि उन लोगों के लिए मैं ये बात कहूँ कि you have to do what is right for you. So I, as a singer also, दो मैंने मिड रेंज में कई गाने गाए हैं कि नमस्ते लंदन में यही होता प्यार है क्या, मन का रेडियो, चलाओ ना नैनों से बांध रहे, दे वर नॉट वेरी हाई पिच सॉन्ग्स, बट उससे मैंने स्टार्ट नहीं लिया, तो वो अपनी वर्सेटैलिटी दिखाने के लिए आई डिड दो सॉन्ग्स, बट आई स्टार्टेड विद समथिंग विच वाज ऑन माय होम ग्राउंड, लाइक आशिक बनाया आपने, तो अपनी यूएसपी को जानना वो बहुत ज़रूरी है। सो आई ऑलवेज फील कि किसी और का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको एक अलग तरीके से दिखता है, जो मुझे 6 दिखता है आपको 9 दिखता है यहाँ से, सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई थिंक यू शुड फॉलो योर हार्ट, एंड आई डू हैव अ सेट ऑफ फ्रेंड्स जिसके साथ मैं अपने सारे गानों को या स्क्रिप्ट्स को या कोई भी एक डिस्कस करता हूँ, तो एक व्यू पॉइंट मिल जाता है कि एंड डिल्यूजनल वर्ल्ड में तो हम एटलीस्ट बिकॉज मैं एक फिल्म बैकग्राउंड से हूँ, तो आई एम नॉट लिविंग इन अ डिल्यूजनल वर्ल्ड, आई नो द बिजनेस, I am an artist, but I am also a businessman. That is why I could start my own label. We tracked into billions of views with so many songs. तो जब बहुत perception oriented गाने लोग अभी कर रहे थे कि भाई सिर्फ cities में ही क्या अच्छा लगेगा, where we did tracks which were conventionally working and it tracked so much that इतने views and audio streams आए कि billions of views आए हमारे लेबल पे, जिससे लेबल खड़ा हुआ। तो वो म्यूज़िक स्टॉक में बना के रखना, उस पर मेहनत करना और अपने ऑडियंस के साथ लॉयल्टी करना, और किसी की एरोगेंस में नहीं सुनना, ऐसी बात नहीं है, बट किसी का व्यू पॉइंट अगर राइट और रॉन्ग के दायरे में है तो ज़रूर सुनना, बट सिर्फ कूल और परसेप्शन के लिए कोई चीज़ हो रही है तो नहीं सुनना, ये ऐसा मेरी सोच। राइट। तो ये सर्कल में आपके दोस्तों में कोई आपको बोल सकता है कि ये मुझे पसंद नहीं आया? हाँ, मेरी वाइफ है, वो तो कुछ भी बोलती है बिल्कुल कि भाई ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन देखिए पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ पर्टिकुलरली ऐसा रहा है कि वो जर्नी इतनी अनकन्वेंशनल है कि मैं सीरियल प्रोड्यूसर से जब मैं म्यूज़िक कंपोज़र भी बना तो ऐसा बोला कि ऐसा कोई प्रोड्यूसर नहीं है जो कंपोज़र बन जाए और सक्सेसफुल हो जाए। फिर कोई कंपोज़र से जब सिंगर बनता है तो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, एक आध गाने में बैकग्राउंड सॉन्ग में गा सकते हो तुम, बट ऐसे कन्वेंशनल हीरोज़ के ऊपर लिप सिंक में हाई पिच नेजल वॉइस कैसे हो सकती है? फिर क्लब का ट्रैक सैड सॉन्ग के साथ कैसे हो सकता है? वो तो डेफिनेटली पार्टी ट्रैक ही होना चाहिए। तो मेरे इनिशियली सारे गाने वो सैड सॉन्ग्स इनटू रीमिक्सेस, सो इट वाज ऑल अबाउट बीइंग डिफरेंट, बट
there was a very big emotional connect. Yeah. Because I always felt कि मोहब्बत का जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफिकेशन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन अगर आपकी करेक्ट दिल के तार को छू जाए और आपके नोट्स बहुत हाई स्टैंडर्ड के हों. और मेरे डैडी की ट्रेनिंग ओमकार नाथ ठाकुर जी से हुई थी. वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया, माई डैड मिस्टर विपिन रेशमिया. तो उनसे जो पक्की बंदिश में जो ट्रेनिंग हमने म्यूजिक में ली थी वो बहुत काम आई. सो आई थिंक ट्रेनिंग गुरु बिना ज्ञान नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ट्रेन्ड वेल इन व्हाटएवर यू डू. यू नो आपने एक सिग्नेचर स्टाइल पकड़ लिया और बना दिया, ढूंढ लिया. आप यू नो रियलिटी शो जज करते हैं, इतने सारे यंग सिंगर्स आते हैं. इवन अगर ये कोई इंटरव्यू देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आदमी अपना सिग्नेचर स्टाइल ढूंढे? मुझे लग रहा है कि सबसे पहले ना आपको अपना व्यू पॉइंट कि विच यू आर बेस्ट एट. आपको अगर एक कोई सुपरस्टार सिंगर है या एक्टर है, वो जोन में आप देखो कि आप किस में बेस्ट हो. बस जैसे ही आप अपनी, बिकॉज हर इंसान में एक ऐसी यूएसपी होती है जो शायद बड़े से बड़े स्टार में ना हो. वो यूएसपी को टैप करके उस जोन में काम करना इनिशियली बिफोर यू शो योर वर्सिटैलिटी, उस पहले होम ग्राउंड में अपने आप को प्रूव करके सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज वो सक्सेस पाओगे तो आगे जाकर कुछ काम कर पाओगे. राइट. जैसे आप कह रहे थे कि यू नो लोगों ने पूछा क्यों एक्टिंग, क्यों कंपोजिंग, आप कभी किसको जवाब देते थे या यू वुड जस्ट बी लाइक लेट माय नंबर्स डू द टॉक? मेरे तो नंबर्स एंड ऑलवेज, बिकॉज बट मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आई बिलीव इन डेस्टिनी एंड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड कि मेरे नंबर्स एंड सक्सेस ने बहुत लोगों के मुंह बंद किए. बिकॉज सक्सेस नहीं होता तो फिर मैं शायद मैं उन लोगों की बात को रॉन्ग नहीं प्रूव कर सकता था. बट कहीं ना कहीं नंबर्स, सक्सेस एंड अपनी ऑडियंस से जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है वो काम करना ऑलवेज सोचा. न कि और यूनिवर्सल ऑडियंस जहाँ पर एक बड़ा ऑडियंस हो, पैन इंडिया ऑडियंस हो, पूरे वर्ल्ड को जब आप एक दायरे से देखते हो और उसके लिए केटर करते हो अपने म्यूज़िक को, अपनी फिल्मों को, तो नंबर्स मिलते हैं. और कहीं ना कहीं नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. योर नंबर्स डू द टॉकिंग एंड एवरी टाइम सम एंड हिस्ट्री भी देखे, एवरी टाइम एन आर्टिस्ट कम्स जो थोड़ा अलग होए, कुछ इंडस्ट्री को अलग दे, तो बहुत चलता है. यू नो बहुत लोग सुनते हैं, चाहे वो लव सॉन्ग्स होए, आई वोंट टेक नेम्स बट सो मेनी अदर सीनियर म्यूजिक कंपोजर्स आल्सो एंड योर म्यूजिक आल्सो. But this industry goes on to just repeating what you did and copying what you did. Someone else will try that. ये कैसे, you know, that's why we are not moving ahead as an industry. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जहाँ पर we are a little stuck is that right or wrong क्या है, उससे ज़्यादा cool और perception में क्या work कर रहा है, वो हम थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं पहले जब हम ज़्यादा काम कर रहे थे तो उतना वक्त ही नहीं था सोचने का. वी वर जस्ट गोइंग व्हाट, ये राइट लग रहा है, ये रॉन्ग है, दिल को करेक्ट लगा, ये एक कनेक्ट करेक्ट है आपका. तो बिकॉज हम ज़्यादा काम कर रहे थे तो हमको उतना फ्लॉप का डर नहीं था. तो हम लोगों को लगता था कि ठीक है, ये अगर नहीं एक्सेप्ट हुआ तो बाद में विथ टाइम एक्सेप्ट हो जाएगा. ये चीज़ हम दूसरा और बहुत काम कर रहे हैं. आज एवरीवन इज़ डूइंग सो इज़ वेरी एक्सक्लूसिव इंक्लूडिंग मी. तो अब क्या हो जाता है कि सोच बहुत ज़्यादा होती है. सो अगर एक कोई भी चीज़ पे जब बहुत ज़्यादा सोच हो और काम आप कम कर रहे हो, सब लोग एक्सक्लूसिव हो गए हैं, तो एक्सक्लूसिव होने की वजह से सोच बहुत ज़्यादा है और सोच की वजह से आप बहुत ज़्यादा जहाँ एफर्ट नहीं लगनी चाहिए, बहुत एफर्टलेस होना चाहिए, आप एफर्ट करते हैं, आप उसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं. आप कभी कोई ग्रेट चीज़ होती है लेकिन वो बहुत कमर्शियल है या शायद डेटेड है बट क्लासिक है, तो हम ये सोचते हैं कि नहीं, इट इज़ नॉट न्यू एज, इट इज़ नॉट कूल, इट इज़ अ लिटिल डेटेड. अब आज अगर मुझे तेरे नाम की तरह एक कोई गाना बनाना है तो इमीडिएटली एक वही रूम में एक रिएक्शन आएगा कि बट ये तबला ढोलक आज नहीं चलेगा. ये तो अब वो सडनली एक अगर उसके थॉट्स से मैं ये सोचने लग जाऊं कि वो तेरे नाम की इतनी ग्रेट मेलोडी है बट मैं उसको कंटेम्प्रेरी करके उसका ओरिजिनल स्वाद खराब कर रहा हूँ. सो आई विल देन स्टार्ट गेटिंग कन्फ्यूज्ड. अब मैं इतना कन्फ्यूज्ड इसलिए होऊंगा
बिकॉज मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट कर रहा हूँ. Yeah. बट इफ आई एम डूइंग 7 प्रोडक्ट्स तो देन आई विल डू कि नहीं ये इंडियन होना चाहिए, इसकी मेलोडी इंडियन तबला ढोलक डिमांड करती है, एंड इवन इफ इट साउंड्स डेटेड बट इट इज़ क्लासिक, सो व्हाट. तो ये दायरा ये बदल के ये चीज़ें जब हम ये इस दायरे से हम राइट एंड रॉन्ग को देखें और कूल एंड परसेप्शन को ना देखें, तो आई थिंक दैट विल वर्क मोर. बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इंक्लूडिंग मी. मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम अगर मुझे भी आज कई चीज़ें हैं, जैसे अगर बैडास रवि कुमार में हम लोगों को बहुत हम पूरी तरह रेट्रो गए थे, बट अगर आप देखें तो फिल्म के बिगिनिंग में हम लोग भी ये बात कह रहे हैं कि भाई हम पुरानी फिल्मों को एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं, हम एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं, हमने लॉजिक ऑप्शनल भी बता दिया कि माइंडसेट करेक्ट करना है, सो दैट द सेंसिबिलिटीज आर नॉट चैलेंज, बिकॉज आज ऐसी डायलॉग्स या लाइंस कोई नहीं बोलता, इट इज सेट इन दैट पीरियड. तो कई चीज़ें होती हैं जहाँ पर यू नो वो डबल थॉट्स आ जाते हैं, एंड आई थिंक दैट इज टेकिंग अवे द ऑर्गेनिक फ्लो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड दैट्स वाई समथिंग जो हम आज कहते हैं कि वैसे गाने नहीं बन रहे या वो नहीं कहते. आप देखिए कि दिल के ताजमहल में व्हेन वी डिड, तो हमने वो एक रेट्रो वाइब थी, बट उसको मॉडर्न तरीके से उसको इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन हमने किया, एंड इट जस्ट कमाल हो गया उसका. राइट. यू नो पहले क्या होता था, नोबडी कैन रीच यू, यू नो आज सोशल मीडिया की वजह से एवरीबडी कैन रीच यू, कमेंट में जाके लिख सकते हैं. बिल्कुल. तो यंग आर्टिस्ट जो है उनको ट्रोलिंग का डर है, यू नो कि यार लोग क्या बोलेंगे, मैं ये पहनूं तो मैं गाऊं, ऐसे गाऊं तो क्या, यू नो ये एक सोशल मीडिया का फ्लिप साइड है. जी देखिए, मुझे लग रहा है कि हर आदमी का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसे आपको रिस्पेक्ट करना है, बट आई थिंक एक इवेंचुअली आपको खुद महसूस हो जाएगा इफ इट्स कनेक्टिंग और इट्स नॉट कनेक्टिंग, एंड अगर नहीं करता है तो उसको नेक्स्ट टाइम अगर आप बेटर करके उसको लोगों के सामने लाएंगे, तो आई थिंक इट विल हिट द बुल्स आई. सो सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे सिर्फ कमेंट्स पे डिपेंडेंट होना शायद आपको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देगा. दैट शुडंट बी डन. बट बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना सबकी कमेंट्स को, वो भी नहीं. तो बहुत बहुत थिन बैलेंस है. बहुत करेक्ट तरीके से जब तक नहीं करो, बिकॉज इस दौर में मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अगर कोई भी आर्टिस्ट एज एन एक्टर या एज अ कंपोजर और सिंगर अगर कुछ कमाल कर जाए तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. बिकॉज पहले क्या होता था कि देयर वर वेरी फ्यू 10 या 12 सिंगर्स या कंपोजर्स थे, और एक फिल्म आती थी तो उससे ड्यू अटेंशन मिलता था. आज ट्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज एक बहुत ही ग्रेट स्क्रिप्ट है जो मैं करना चाहता हूँ एज एन एक्टर, मैं उसको सूट भी करता हूँ, बट सपोज एक बहुत ही फिल्मी लैंग्वेज में मैं कहूँ एक ठंडी फिल्म है कि शायद वो बाद में ग्रो करेगी, बट वो शायद आज ग्रो करने का मौका डिजिटल सैटेलाइट पे आएगी, बाद में आएगी, तो मिले थिएटर में लोग ना जाएं. तो उसकी वजह से देन वी सिलेक्ट सब्जेक्ट्स विच विल वर्क एज अ ट्रेलर. अब ट्रेलर में जो वर्क करे वो फिल्म में उतनी ग्रेट ना हो, बट अगर ट्रेलर ही वर्क नहीं करेगा, ग्रेट फिल्म होगी तो कोई देखेगा नहीं. तो इस दौर में बहुत चैलेंजेस हैं. जो उस वक्त ये था कि अगर एक अच्छी फिल्म है तो वो ट्रैक्शन का उतना प्रॉब्लम नहीं था. आज ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट. कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती है वो मिस आउट हो जाती है. रोज़ करीबन 60, 70, 80 गाने रिलीज होते हैं रोज़. तो अगर कोई ग्रेट गाना आया भी है लेकिन शायद मुझे पता ही ना हो कि आया है, और शायद मुझ तक ना पहुंचे. राइट. यू नो बॉक्स ऑफिस पे देखें तो ये ब्लड बाथ चल रहा है, कुछ नहीं चलता है. इतनी फिल्में आती है, स्टार किड्स की आती है, क्या क्या नहीं आता है. ये सब लोग नाम है, फेमस है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, ये सब आपने देखा. एज अ बिजनेसमैन आल्सो इन यू, व्हाट गिव यू द कॉन्फिडेंस टू रिलीज अ फिल्म? देखिए, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स तो कन्वर्ट नहीं होंगे. वो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स यूट्यूब पे भी नहीं होते. यूट्यूब के फॉलोअर्स जो हैं वो थिएटर में अलग तरीके से एक लेवल पे होंगे, लेकिन थिएटर के अपने फॉलोअर्स हैं. एंड ओवरऑल I think a cost-effective product is very important. The costs are somewhere killing a lot of products in terms of its pricing. And music एक बहुत important factor जो पहले होता था कि
सुपर हिट गाने हमेशा एक बहुत बड़ी रिकवरी भी देते थे और साथ ही साथ उस फिल्म को ट्रैक्शन देते थे और लाइकेबिलिटी थी, और फिर विथ सैटेलाइट डिजिटल वो और ग्रो करती थी। अब जब हम गाने नहीं रखते हैं तो वो फिल्म की लाइकेबिलिटी बहुत नीश हो जाती है, एक सेक्शन में हो जाती है, बट सबको शायद वो नहीं ट्रैक करेगी। सो बहुत सारी जो रूल बुक्स हमने चेंज की हैं उसने बिजनेस भी इफेक्ट किया है और आपके अपने ऑडियंस एंड फुटफॉल्स को कम कर दिया है। सो एक सेक्शन को वो पसंद है, द होल फॉर्मेट ऑफ नॉट हैविंग मच, नॉट हैविंग मेनी सॉन्ग्स, नॉट हैविंग गोइंग टू मच इनटू लॉजिक्स, विच आई अंडरस्टैंड कि होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि हर फिल्म लॉजिक ऑप्शनल ही हो, बट उसकी वजह से बिजनेस बहुत ज़्यादा कम हो सकता है और हो ही रहा है। यू नो, आई मीन इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ एवरेजेस, पहले अगर 30-40% फिल्में तो चलती थी, फिर 20% हुआ, अभी इट्स बिलो 1% जहाँ पे फिल्में अपनी कॉस्ट बहुत अच्छी तरह निकाल लेती है। आपको कॉन्फिडेंस था ये निकाल देगी? 100%, क्योंकि हमेशा से नहीं 100%, बिकॉज हमारा कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज हमारे प्रोडक्शन में भी वी आर वेरी एक्सपीरियंस्ड विथ आर वीडियोज एंड आर शूट एंड एस्थेटिक्स। तो अ वेरी गुड लुकिंग फिल्म इन अ बजट ऑफ 20 करोड़ was कि भाई ये 20 करोड़ इज नॉट अ बिग अमाउंट, एंड ये फिल्म because it's a tribute to the retro and we own all the rights, तो it's a cakewalk and music तो हमने और प्लस जैसे ही दिल के ताजमहल में आया, तंदूरी डेज आया एंड बाजार इश्क एंड ऑल, इट ट्रैक्ड एंड द वे इट ट्रैक्ड। तो कॉस्ट वाइज वी वर नेवर वरीड, बट एज एन एक्टर लाइकेबिलिटी का पॉइंट जो मेरे लिए पर्टिकुलरली इट वाज अ बिग थिंग कि भाई तो इस बार किसी ने ये, अगर आप कमेंट्स भी देखें कहीं तो कि एक्टिंग क्यों कर रहा है, वो बात ही नहीं थी। रिव्यूज बहुत अच्छे मिले और लोगों की मल्टीप्लेक्स में जाकर लोगों ने तालियां मारी हैं, सीटियां मारी है डायलॉग्स पे, तो वो एक बहुत बड़ा वैलिडेशन मुझे मिला है, बिकॉज सिंगल स्क्रीन्स में तो वो होता है। एंड कॉस्ट वाइज इट्स डेफिनेटली अ स्ट्रेट money spinner, it's a hit. Yeah, they are like 15-16 crore आपने म्यूजिक से कमा लिया, 10-11 आपने बॉक्स ऑफिस से कर लिया, OTT पे भी जाएगी। OTT, डिजिटल, सैटेलाइट, ओवरसीज, एवरीथिंग। बट मेन चीज़ था कि एज अ परफॉर्मर जो रवि कुमार को एक वैलिडेशन मिला, डायलॉग्स को मिला, डायलॉग डिलीवरी को मिला, वो आई एम रियली ब्लेस्ड एंड मैं उसकी क्रेडिट सौरभ सचदेवा को रियली देता हूँ, बिकॉज उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी कि इसके कैरेक्टर में then when you are going don't go half baked, कि भाई then आपकी फिल्म के जो आप 80 के किरदार के अगर एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो उस कैरेक्टर को पूरी तरह आपको वैसे ही निभाना है, वो कन्विक्शन आपकी आंखों में, बॉडी लैंग्वेज में होना चाहिए। और उसके लिए जो वर्कशॉप्स हुआ, और अगर आप देखें एवरीवन, प्रभुदेवा हो, कीर्ति कोलारी हो, सारे कैरेक्टर्स जो थे वो सारे उस एरा के किरदार में जो बिलीफ सिस्टम थी इस फिल्म में सबकी बहुत थी। वाओ, यू नो आपको जो भी यू नो आप क्रेडिट दे रहे हैं दूसरे लोगों को, विच इज़ ग्रेट, कॉन्फिडेंस का तो क्रेडिट आपको जाता है। हाँ, ये मेरे लिए तो कहा ही जाता है कि भाई इतना कॉन्फिडेंस तुम में कहाँ से आता है, बट एक्चुअली कॉन्फिडेंस तभी आता है जब यू नो कहीं ना कहीं बार बार आपको लोगों से यू नो एक कहीं ना कहीं वैलिडेशन, तारीफ और इंडस्ट्री का सपोर्ट, मीडिया का सपोर्ट और पब्लिक का सपोर्ट वो मिले। तो वो मेरे साथ हुआ है कहीं ना कहीं। अगर एक 10% सेक्शन है जिसका एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, बट एक 90% सेक्शन है जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है कि भाई इफ इट्स वर्किंग, एंड उसमें म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि म्यूज़िक एक अपने आप में कंटिन्यूसली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट्स ऑलवेज बीन सक्सेसफुल। जिनकी फिल्में जो फिल्में मेरी नहीं भी चली एज एन एक्टर, बट उसका म्यूजिक हाईली सक्सेसफुल रहा है। एंड विथ टाइम द वॉइस हैज़ यू नो रियली ग्रोन विद द जेनजी के साथ भी। आज जब हम लाइव शोज भी पूरे इतने जहाँ पे भी जाते हैं तो दे आर कनेक्टिंग टू दिस what they call nasal voice, I would call it the high pitch voice. So they are really you know the voice has worked with millions of people, and that is somewhere wo age, you know, it's aged very well. The voice, the songs, आज आशिक हो, कितने अरमान हो, सुरूर हो, नमस्ते लंदन हो, खिलाड़ी हो, या कोई भी, मैंने ये सारे गाने इतने बड़े हो गए हैं विथ टाइम। सो प्रेम रतन हो, कोई भी, मैंने तो सारे, सनम तेरी कसम अभी जो हुआ कि उस वक्त वो गाने हिट थे जब आए थे,
उस वक्त फिल्म नहीं चली, लेकिन इतने गाने बड़े हो गए इन सालों में कि देन अगेन इट वर्कड. सो इट्स तो वो म्यूजिकली जो वो सक्सेस मिलती गई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस बहुत आता गया. राइट, यू नो सिंगल स्क्रीन्स पे तो यू नो यू वर ऑलवेज देयर एंड पीपल वॉच्ड योर मूवीज. हाउ डिड विद दिस फिल्म, हाउ डिड यू कट अक्रॉस दैट कि इस बार मल्टीप्लेक्स में भी गए? I think the sensibility is just connected with the youth. My son, he also actually told me that his friends are just going to go and watch the film, and they were whistling and clapping in the theaters and they were enjoying. But I think वो जो हम लोगों ने फर्स्ट डे से 80s टाइप की पिक्चर, लॉजिक ऑप्शनल, हिमेश रेशमिया रेट्रो एक्शन म्यूजिकल, या वो जो कमेंट्री थी फिल्म में बिगिनिंग में कि पुरानी मज़ेदार फिल्मों का दौर बहुत ही दिलचस्प होता था, तो आओ जी लो फिर से एक बार उसी दौर को, पहन लो 80s की मसाला फिल्मों का चश्मा, लेट्स सेलिब्रेट द गोल्डन एरा ऑफ एंटरटेनमेंट, बट रिमेंबर इट्स badass logic and so logic is optional. ये जो sensibilities का connect था कि where we were never taking ourselves very seriously, कि अगर हमने एक tribute दिया है जिसे शायद वो एक spoof कहें, but we were very clear कि ये उस era की फिल्म है, तो आज की फिल्म नहीं है. और आई थिंक वो सेंसिबिलिटीज मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के साथ बहुत अच्छी तरह कनेक्ट हुई. अमेजिंग. ये फिल्म आपने अपने उन दोस्तों को दिखाई जिनको आप फीडबैक के लिए दिखाते हैं? जी, बिल्कुल, सबको वो फर्स्ट डे से दे वर एंजॉइंग. देखिए रवि कुमार का कैरेक्टर जो एक्सपोज 1 जब हमने एक्सपोज बनाई थी, एंड इरफान भाई ने जब वो कहानी सुनी थी, इंस्टेंटली इट सेड यस टू द फिल्म, and he was playing a black marketer in the film. तो उस वक्त से रवि कुमार के किरदार के लिए he used to always tell me that this is a mind blowing character. And then expose में भी रिव्यूज़ अच्छे गए और पिक्चर अच्छी गई. तो उसके बाद रवि कुमार का विथ टाइम ये 7-8 सालों में इतना कैरेक्टर वायरल होता ही गया, उसके डायलॉग्स, उसका अंदाज. And we were getting that feedback that Ravi Kumar should have its own universe. तो एक्सपोज यूनिवर्स में से हमने रवि कुमार का स्पिन ऑफ किया. सो जब ये फिल्म शुरू भी हो रही थी तो फर्स्ट डे से उसका बज़ था. तो वो जब हमने सबको डायलॉग सुनाए, स्क्रिप्ट नरेशंस की, तो सबको पसंद थी. और जब फिल्म दिखाई तो एक एंटरटेनमेंट वाला जो एरा हम कहीं ना कहीं ओटीटी के मैदान में और ओटीटी के फील्ड में अभी रियलिस्टिक सिनेमा बहुत ज़्यादा हो गया है. सो वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज एक्चुअली मैं तो गज़ल्स का फ़ैन हूँ, लेकिन मैंने गज़ल्स ज़्यादा बनाई नहीं है, या मैंने बहुत रियल सिनेमा आई पर्सनली एन्जॉय अ लॉट. आई रियली लव बहुत. मासूम इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट, यू नो, शेखर कपूर मासूम, या आज की भी बहुत सारी फिल्में हैं. बट ये फिल्म आई थिंक इट वॉज जस्ट कहीं ना कहीं एक जो बोलते हैं ना अगेंस्ट द टाइड, कि एंटरटेनमेंट पूरा मज़ा. एक जो बहुत टाइम से ओटीटी के आने के बाद, कोविड के आने के बाद जो हम लोग एक मिस करते हैं कि वो टाइप का सिनेमा हो जो हम देखा करते थे. बिकॉज मैं कभी कोई पार्टीज़ में जाता था या कभी कोई शादी में गए हम लोग, तो हमने हमेशा देखा कि इवेंचुअली 1-2 गाने अगर डीजेज़ ने नए वाले प्ले किए हैं, वी यूज्ड टू गो बैक टू रेट्रो. सो आई वाज ऑलवेज सीइंग दैट रेट्रो वाज वर्किंग. एंड विद द लेबल, मैंने जब लेबल किया तो उसमें हमने 1000-1200 गानों में से अबाउट 70-80% गाने रेट्रो किए. एंड उसके जो नंबर्स थे विथ द यूथ which was like 16, 17, 18 टारगेट ऑडियंस के साथ, यूथ के लिए वो पूरा नया वर्ल्ड है, क्योंकि वो मेरे लिए जो रेट्रो है वो उन्होंने सुना ही नहीं है. सो दैट वाज कनेक्टिंग, विच गेव अस द कॉन्फिडेंस दैट दिस वर्ल्ड इज समवेयर ऑफ एंटरटेनमेंट कनेक्टिंग, बट वी नीड टू बी वेरी क्लियर that we need to give the disclaimer right that ये कौन से जोन में है. Right. You were clear about it. You know, आपने एकदम correct honesty से present किया कि मैं ये ला रहा हूँ. You said you like realistic cinema. आप करोगे कभी हिमेश को देखेंगे realistic मैं तो करना चाहता था, बट वो रेडियो इतनी अच्छी फिल्म थी, उस वक्त रिव्यूज़ अच्छे मिले, बट हमारी चली नहीं थी. ईशान त्रिवेदी जी ने डायरेक्ट की थी, रवि अग्रवाल जी ने प्रोड्यूस की थी. तो आई वुड लव टू डू एनीथिंग वेयर मुझे एज एन एक्टर चैलेंज किया जाए, और मैं पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ. तो अब रवि कुमार रिटर्न्स तो होगा ही, एंड द कैप में जो हम मूवी प्लान कर रहे हैं वो भी हो गए, लाइव शोज होंगे, और देयर इज़ वन वेरी वेरी गुड स्क्रिप्ट विच वी आर डूइंग, जहाँ जावेद साहब के साथ मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ, आफ्टर नमस्ते लंदन.
तो वो ऐसा आइकॉनिक म्यूज़िक बना है। नमस्ते लंदन के बाद मैंने और जावेद साहब ने दोबारा कभी काम नहीं किया, बिकॉज हम वेट कर रहे थे कि ऐसा नेक्स्ट लेवल का आइकॉनिक म्यूज़िक पहले बने। तो वो ग्रेट म्यूज़िक अब बन चुका है, 7 गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं। So me and Javed Saab coming together and there is the script which we are just almost finalizing. तो वो सारी फिल्में है कमर्शियल दायरे की, बट जहाँ आप डिफरेंट फिल्म की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कोई डायरेक्टर हो, ऐसा कोई फिल्म हो जो ऑफर की जाए, तो डेफिनेटली, बिकॉज मेरा पर्सनल टेस्ट तो आज जैसे मेरे सबसे फेवरेट आर्टिस्ट अगर आप मुझे पूछेंगे तो इट्स जगजीत सिंह। अरे वाह। सो इट्स यू नो, बट उस टाइप का काम करने का मौका कभी नहीं मिला। राइट, यू नो रियलिस्टिक सिनेमा का प्रॉब्लम ये है कि हम सबको अच्छा बहुत लगता है, बॉक्स ऑफिस पे नहीं चलता है, रिव्यूज अच्छे मिलते हैं। जी जी जी। तो ये डर से शायद आप नहीं करेंगे कि... नहीं, देखिए कितनी बार उसके इकोनॉमिक्स भी फिर अगर बजट में हो तो कर सकते हैं, बट आई थिंक इट इज़ यू नो इवेंचुअली इट इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम। वो आपको किस तरह से प्रेजेंट, जिस नज़र से वो आपको देखता है, उस नज़र से अगर कोई मुझे उस कैरेक्टर में देखे और मुझे प्रेजेंटेशन मिले, तो आई थिंक इट विल बी द वर्ल्ड टू मी, आई मीन इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। बट अभी फ़िलहाल जहाँ मैं अपने आप को देखता हूँ इज़ आफ्टर दिस connect with the audience with Badass Ravi Kumar, it is about commercial cinema. Right, it is about commercial and budget is everything. Yeah, budget. You know, आप सबको जानते हैं इंडस्ट्री में, you would never pick up the phone and ask someone कि मुझे ये बनाना है रियलिस्टिक है थोड़ा। देखिए मैं समझता हूँ कि ऐसे फ़ोन करके जाने में कोई it's not about ego at all. बट किसी को यू नो आई थिंक दे नो मी, हम लोग सब मिलते ही हैं, तो किसी को बिकॉज सबसे इतने अच्छे रिश्ते हैं हमारे, तो आई डोंट थिंक कि किसी के साथ अगर किसी के दिल में कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा तो वो इसलिए नहीं अप्रोच करेगा कि उस कि हिमेश ने मुझे सामने से फ़ोन नहीं किया। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी प्रोफेशनल इंडस्ट्री। सो मुझे नहीं लगता है कि उसकी वजह से वो जो काम मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और ऐसा कभी हुआ नहीं। म्यूज़िक में भी अगर आप देखें तो ऑर्गेनिकली फ़्लो हुआ, फिल्में भी जो भी मैंने इतनी की वो हमेशा कहीं ना कहीं बहुत ऑर्गेनिकली हुआ। कभी मुझे बहुत ज़्यादा किसी को फ़ोन करके कहना पड़ा लाइफ में, वो ऐसा मौका ही नहीं बना। एंड ऐसा कभी सोचा नहीं मैंने। राइट, मैंने अभी यू नो सोनू सूद का इंटरव्यू किया, उनकी फिल्म आई थी फतेह। उन्होंने बोला, मैंने उनसे पूछा आप खुद प्रोड्यूस कर रहे हो? बोला हाँ, जो रोल्स मुझे इंडस्ट्री ने नहीं दिया अब मैं खुद करूँगा। हाँ, या वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आई थिंक बिकॉज फर्स्ट ही केम एज ए नेगेटिव लीड एंड देन ही शिफ्टेड टू बीइंग अ हीरो। सो कभी एक वो जर्नी में कुछ रोल्स जो आपको नहीं मिल सकते हैं वो आप करते हैं, वो ऐसा। बट विथ मी मेनली इट इज़ नाउ working for my own label, where I hold the IP, I hold the rights. वो मेरा module post COVID has completely been कि we have to produce music, you know, a lot of music and a lot of films for my own label. But working outside is not an issue at all for friends. क्या कोई great चीज़ हो तो कोई rules नहीं होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि it's now I would like to explore many other sides of Himesh Reshammiya, and there is a lot of stuff which will come. So I'm excited, and मेरे डैड के आशीर्वाद हैं आज इस फिल्म में भी, जो आशीर्वाद मुझे मेरे डैड के मिले हैं। उन्होंने शूटिंग के दौरान तो वो साथ थे, but he was not there for the release. I'm missing him, and but he's there with me. I'm sure he will always be there with you. मैंने कीर्ति कोलारी को इंटरव्यू किया, उनसे पूछा आपके बारे में, तो उन्होंने बोला कि you know one thing I liked about Himesh, he was very clear कि don't change my script. ये मैं उन्होंने सवाल तो काफ़ी किए थे। सी कीर्ति के लिए हमारा ये था कि she was right for Laila, you know, तो but she has done very artistic cinema, very real cinema, and she's a fantastic actress. So जब कीर्ति ने स्क्रिप्ट सुनी तो उसके अपने कई पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, और मेरे लिए ये था कि जो रिएक्शन हमको सबसे मिल चुका है फिल्म के लिए या उस वर्ल्ड के लिए, उसमें हाफ बेक्ड अगर हम कहीं गए तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। सो वो कन्विक्शन सबको एक्चुअली लगा कि हाँ, ये जो वर्ल्ड है उसको
हमने बहुत सोच समझ के लिखा हुआ है। तो उस वर्ल्ड को अगर आप फिल्म जितनी बार भी देखेंगे तो उस वर्ल्ड से बहुत ईमानदारी से हमने कनेक्ट किया है। तो देन आई थिंक एवरीवन वंस दे वर ऑल कन्विंस्ड, फिर सेट पे कभी कोई डिस्कशन ही नहीं हुई है, इतने प्यार से शूटिंग कंप्लीट हो गई एंड वी वर ऑल जस्ट फॉलोइंग द स्क्रिप्ट, द कैरेक्टर्स एंड दैट वर्ल्ड। राइट आपने इतना फेम देखा है, म्यूजिक, जब म्यूजिक वीडियोस आते थे तभी भी, अभी अभी भी ये फिल्म चल रही है एंड लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि लोग उड़ने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई एम द शिट ऑफ दिस इंडस्ट्री। लगा आपको कभी? देखिए नहीं, उसका रीज़न ये है कि हम जब सलमान भाई से बातें करते हैं तो और सलीम अंकल से जब एडवाइस लेते हैं तो उस फैमिली में भी हमें इतनी कुछ बातों बातों में जब वो नॉर्मल बातें भी करते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी सीख मिल जाती है कि जब 10-15 गाने मेरे हिट हो गए थे तो मैंने उनसे बात भी की थी कि सो यू सेड कि ये 10-15-25-30 बहुत होते हैं बट उसमें कुछ होता नहीं है, और 200-300-400 जब हिट होंगे तब बात करेंगे। सो ही कीप्स मोटिवेटिंग यू एंड वो चीज़ आपको वैसे बहुत ग्राउंडेड लगती है। तो अगर आपके देन आई वर्कड अ लॉट विद अक्षय जी, सो इवन ही इज सो ग्राउंडेड, इतना सक्सेस उन्होंने देखा है बट ही इज सो ग्राउंडेड कि ये ठीक है, अभी कभी हिट है कभी फ्लॉप है बट यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग योर वर्क। तो वो अपनी मेहनत से जिस तरह से वो प्रोफेशनल पंक्चुअल, तो खिलाड़ी में भी उनसे बहुत कुछ सीखा, इतनी फिल्में म्यूज़िक में भी हमने की तो बहुत कुछ सीखा। So I think the people around me have kept me very grounded. And plus I am an industry kid somewhere. तो मेरे डैड के ज़माने से वो जो एक संस्कार मिले हैं कि ये तो भगवान का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है, कहीं ना कहीं दुआएं हैं जिसकी वजह से आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली कि आपका हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए, और फिर ऊपर से सक्सेस मिल गई और इतनी चीज़ें, इतना नेम फेम पैसा सक्सेस मिली। तो ये इसको तो बल्कि याद करके आपको जितने लोगों को आप अपने दायरे में रहकर ब्रेक दे सकें, आप आगे लेके जा सकें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आप तो प्राउडली कह रहे हैं आई एम एन इंडस्ट्री किड। आजकल लोग डरते हैं ये बोलने से कि आई एम एन इंडस्ट्री किड, बिकॉज ऑफ दिस नेपोटिज्म थिंग। या बट मेरे लिए ये था कि भाई मैं डैड पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी से जो सीखे थे म्यूज़िक में, तो then he became the first person to introduce electronic instruments in India and then उनसे जो मैंने सीखा, तो मैं ये तो डेफिनेटली अपने डैड की क्रेडिट नहीं ले सकता कि वो सीरियल के पैसे जो मेरे डैड ने मुझे दिए अगर वो ना देते तो वो विजन में कैसे एक्सप्लोर करता, और जो म्यूज़िक की तालीम उन्होंने मुझे दी, तो एक्चुअली मेरे काम में उनका बहुत बड़ा हाथ है। बट लोगों को हमेशा यही समझ में आया कि हिमेश ने बहुत मेहनत की और वो आगे बढ़ा, बिकॉज we were very big in the musician fraternity, but we were not very popular. We became popular with my name becoming very popular, but my dad का बहुत बड़ा हाथ है उसमें, तो मैं वो क्रेडिट तो लेके नहीं जा सकता हूँ। बिल्कुल। आप सीखते हैं सलमान से, अक्षय से, आपसे क्या सीखे कोई? मुझसे तो कुछ, मुझे लगता है कि उसमें क्या सीखने वाली क्या बात है, बट लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। हाँ, मुझे लग रहा है कि इसमें यू शुड, मैंने कभी अगर नहीं कोई चीज़ चलती तो भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए एंड मेहनत और बढ़ा देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेहनत रंग लाती है, बिकॉज देन फिर ऊपर वाला भी देखता है और कहीं ना कहीं देन यू गेट दोज ब्लेसिंग्स जहाँ पे द टर्न अराउंड हैपेंस। राइट, यू आर अ वेरी ऑब्जर्विंग पर्सन व्हेन यू वर्क विद, से अभी स्काई फोर्स आई तो अक्षय गॉट अ हिट, उसके पहले लाइन से उनकी फ्लॉप फिल्म्स आई थी। क्या do you observe all this? Do you what keeps him going? नहीं, but with अक्षय जी तो वो जितनी फिल्में वो करते हैं एंड फिर भी इतने नंबर्स डिलीवर करते हैं, वो चीज़ अपने आप में एक अलग ही लेवल। देखिए, आप अगर एक फिल्म कर रहे हैं और फिर आप नंबर्स दे रहे हैं तो वो बहुत ही ग्रेट बात है, क्योंकि देन इट जस्ट प्रूव्स दैट यू आर अ वेरी बिग स्टार। बट व्हेन यू आर डूइंग 7 फिल्म्स एंड फिर भी उसमें अगर कुछ फिल्में नहीं चलती लेकिन फिर भी आप सुपरस्टार ही रहते हैं, तो वो तो अलग ही प्रेशर है। तो आज जैसे आज मेरे कई गाने अभी ये दिल के ताजमहल में और ये सब इतने हिट हुए हैं, लेकिन मैं अब पहले की तरह 30-30 फिल्में तो नहीं कर रहा हूँ। तो एक्सक्लूसिविटी सक्सेस लाती है, लेकिन इट्स लाइक प्लेइंग सेफ। बट अक्षय जी की जहाँ बात है, वो तो अभी भी ज़्यादा फिल्में कर रहे हैं और फिर भी डिलीवर करना, तो वो एक अलग ही इंस्टीट्यूशन है। राइट,
आपको आप बिकॉज यू नाउ तो बहुत साल हो चुके हैं, यू जी। सीन अप्स डाउन्स एंड ऑल, Yeah. बट अभी भी कभी हिमेश को गुस्सा आता है? कुछ पढ़ते हैं, कुछ रिव्यूज पढ़ते हैं, कुछ नहीं, कभी अभी पहले? अभी एक्चुअली तो बिल्कुल ही कम हो जाता है। देखिए, मुझे एक्चुअली उतना गुस्सा पहले भी नहीं आता था, बट रियलिटी शो जब मैं वो सारेगामा पर चैलेंज हमने किया था, तो उसका फॉर्मेट ऐसा था कि वी हैड टू फाइट फॉर आवर कंटेस्टेंट्स, तो उसके लिए था। बट अदरवाइज लेटली तो बड़े हैप्पी शोज़ किए मैंने। एंड अभी सोशल मीडिया के दौर में बिल्कुल भी नहीं आता, बिकॉज इतना ज़्यादा लोडेड पॉइंट ऑफ व्यू होता है सबका, तो देन यू हैव टू जस्ट रिस्पेक्ट कि भाई हाँ, अच्छा इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। कभी कभी तो कंफ्यूजिंग इतना हो जाता है कि एक चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, तो आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू माने या अपना ही कन्विक्शन से फॉलो करें। सो अभी तो बिल्कुल भी एक्चुअली कन्फ्यूजन नहीं है, बिकॉज इतना पॉइंट ऑफ व्यू में कोई आपका एक अपना स्टैंड अलोन उनका एक कमेंट कैन नॉट, बिकॉज यू हाउ डू यू डिसाइड, बिकॉज इतना ज़्यादा अगर एक गाना भी आता है तो उसके लिए अगर वो ब्लॉकबस्टर नंबर्स करता है तो देन यू नो इट्स द नंबर्स एक्चुअली। तो अभी नहीं आता, पहले आता था? पहले कभी कभी आ जाता था। लोग मिमिक्री करते थे? नहीं, मिमिक्री तो ऑलवेज सबसे बड़े स्टार्स की मिमिक्री तो होती है। तो मिमिक्री के लिए तो मुझे आई यूज टू, अगर कोई मेरी सिग्नेचर स्टाइल का तो आई यूज टू ऑलवेज फील वेरी हैप्पी। तो वो मेरे लिए कभी इश्यू नहीं था, बिकॉज इट वाज ऑलवेज जो हमारी इंडस्ट्री का दायरा रहा है कि भाई सुपरस्टार्स की ही मिमिक्री होती है, तो वो तो आई वाज वेरी हैप्पी। बट कभी कभी ये पॉइंट ऑफ व्यू जब होता था कि कुछ अवार्ड फंक्शंस में जब कुछ चीज़ें नॉमिनेट नहीं हुई, इनिशियल जब हम नए नए म्यूज़िक कर रहे थे, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। आई स्टिल रिमेंबर दैट नमस्ते लंदन, जो आज एपिक है, लैंडमार्क का एल्बम है, सनम तेरी कसम, ये दोनों नॉमिनेट ही नहीं हुए थे। अवार्ड तो बहुत दूर की बात है। तो जो उसके नंबर्स हैं, लाइकेबिलिटी है, और जो क्रिटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है उस एल्बम को लेकर क्रिटिकली, वो भी बहुत ग्रेट है। बट उस वक्त इट इज़ सरप्राइजिंग दैट वो अवार्ड्स में नहीं था। तो वो कभी कभी मुझे लगा कि इट वाज, तो उस वक्त गुस्सा तो नहीं आया था, लेकिन मुझे लगा था आई वाज अ लिटिल शॉक्ड कि ऐसा कैसे हुआ, बिकॉज अदरवाइज मेरे बाकी सारे एल्बम्स कहीं ना कहीं नॉमिनेट भी हुए, अवार्ड्स भी मिलते गए कुछ, बट ये दोनों एल्बम्स एक्चुअली नॉमिनेट ही नहीं हुए। शॉकिंग है। शॉकिंग है। कहते हैं कि क्रिएटिव लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए, बिजनेस लोगों को क्रिएटिविटी नहीं करनी चाहिए। आप दोनों कर रहे हैं, योर बैलेंस है। आपने क्यों लेबल शुरू किया? लेबल्स तो आप नहीं, म्यूजिक लेबल तो मेरा यही था कि बिकॉज जो म्यूजिक फिल्मों में अभी 30 या 40-50 फिल्में जो बन रही है और 6 लाख कंपोजर्स हैं, बट जो टाइप का म्यूजिक मैं करना चाहता हूँ वैसी फिल्में ही नहीं बन रही थी। तो जो म्यूजिक मेलोडियस हो, जो स्ट्रेट हम गाना सुने और बोलें कि ये गाना कमाल है, वो मैंने अपने लेवल पे वो गाने किए, और वो नंबर्स ने जो वैलिडेशन दी कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज़ ऑडियो स्ट्रीम्स पे, तो वो गाने मेरे पास थे। पहले तो लेबल के लिए म्यूज़िक मैंने नहीं बनाया है, पहले म्यूज़िक था, 10,000 गाने थे, तो मैंने लेबल स्टार्ट किया। और मैं बहुत ज़्यादा काम करना चाहता था, और कोविड के वक्त देन वी हैड ऑल द टाइम एंड आई हैड दोज सॉन्ग्स, तो आई कुड रियली कम आउट विद द लेबल, एंड देन वो जो नंबर्स हुए उसकी वजह से नाउ आई कैन डू इवन मोर वर्क। सो लेबल वॉज ऑलवेज ऑन माई माइंड, बट आई वॉन्टेड टू डू इट एट द राइट टाइम व्हेन डिजिटल वॉज पीकिंग। सो जैसे ही डिजिटल पीक हुआ, आई डिड माई लेबल। सो कहीं ना कहीं एज एन आर्टिस्ट आई हैव बीन very blessed and successful, but somewhere the business side has really helped me. Being a Gujarati businessman, being a serial producer, तो वो मेरे फैमिली बिजनेस की वजह से, डैडी की वजह से, वो साइड ने मुझे करेक्ट पर्सपेक्टिव ज़रूर दिया कि मुझे अब नेक्स्ट आगे क्या करना चाहिए। व्हेन आई टर्न्ड एक्टर ऑल्सो, तो इट वॉज समथिंग विच आई बिलीव्ड इन, बट कहीं ना कहीं इट वॉज ऑल्सो हेल्पिंग माई बिजनेस साइड, दैट इट gave a face to my music, and it just made my music completely timeless when I became exclusive. And as an actor still you are not judging me because I was just starting there. तो म्यूज़िक मेरा उसकी वजह से, वो डिसीजन की वजह से बहुत ज़्यादा इमॉर्टल हो गया उस वक्त। एंड देन
of course I had to work very hard as an actor and I had to face a lot of point of views. But now when it's all coming together, I'm getting that reaction, oh, it was a great decision that you made. आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? अब ये फिल्म चली, क्या खरीदते हैं लोगों को? गाड़ियों का शौक है, घड़ियों का शौक है? नहीं, मुझे तो अभी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग चल रही है, तो ये मेरी वाइफ जो है बहुत परेशान कर रही है मुझे कि भाई व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, वी मस्ट टेक अ ब्रेक. एंड तो अभी शायद 15-20 दिन का हम लोग एक ब्रेक लेंगे एंड देन वील अगेन गेट बैक इनटू एक्शन. बट बेसिक ना मेरी लाइफ ही फिल्म्स है, म्यूज़िक है, फ्रेंड्स हैं. तो डिनर पे जाना या फिल्में देखना या फ्रेंड्स के साथ फिल्मों की बातें करना या फिल्में जाके थिएटर में भी देखना, आई रियली स्टिल लव दैट एक्सपीरियंस. मैं तो ये कहूँगा कि लोगों को और थिएटर में फिल्में जाके देखनी चाहिए. OTT पे भी देखें, बट वो एक्सपीरियंस जो है और फिल्मों की बातें करना, पुरानी फिल्मों की बातें करना. और हम लोगों का एक ग्रुप है जहाँ पर हम लोग कौन सी फिल्म कौन से दिन पे कौन था, असिस्टेंट डायरेक्टर क्या था, ये था, सब चीज़ें ऐसी डिस्कस करते हैं. एंड मेरे घर में जब वो लोग देखते हैं वो दैट वी हमारे लिए वो डिवाइन मोमेंट है उन फिल्मों की बातें करना. बट इन लोगों के लिए घर में कितनी बारी होता है कि ये लोग बिल्कुल they've lost their marbles, you know, कि क्या हो रहा है. इन लोग वो बातें कर रहे हैं जिनका कोई आज के दौर से कोई कनेक्शन नहीं है. सो हम मेरी लाइफ ही ये है, ये वर्ल्ड जो हमारा है. और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारी हॉबी हमारा प्रोफेशन है. राइट. तो ये जो हॉलीडे लेंगे 15 दिन का, ये आपकी वाइफ डिसाइड करेगी? हाँ, वो अभी बिकॉज मैं वहाँ डिस्कशन ही नहीं करता हूँ, बिकॉज वो यू नो जब आपको अपने काम से बहुत प्यार हो और कंसंट्रेशन का टाइम चाहिए, तो वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ यू नो मैं जिनकी शादी नहीं हुई उन्हें कहूँगा कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई डिस्कशन मत करो. दे शुड जस्ट जो वो बोले राइट है, ताकि आगे, क्योंकि एंड में फाइनली आपको उन्होंने ही जीतना है. सो वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, द वाइफ इज़ ऑलवेज राइट. तो काफ़ी एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली. कम्प्लीटली. राइट. तो एक और चीज़ आपकी वाइफ ने जो शेयर किया कि आप ही बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए, आपको कितना टाइम लगता है तैयार होने को? नहीं, ये बात उसने जो सबको बोली है ना, ये बहुत गलत बात है. बट ऐसा 1-1.5 घंटा लगता है, तो उसने वो उसको 4 घंटे बोल दिए हैं कि मैं 3 बजे उठ के 7 बजे की फ्लाइट पकड़ता हूँ. ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है. बट मुझे वो सुबह ना वो प्रेशर नहीं चाहिए कि बार बार योर मैनेजर इज़ कॉलिंग यू दैट पहुँचना है, लेट हो रहे हैं. एंड यू नो वो जो एक मोमेंट पे जो टाइम पे पहुँचने का, बिकॉज आई एम ऑलवेज यूजुअली ऑन टाइम, विच शी फील्स that I'm late because she's always 5 minutes early. तो देन मैं कहता हूँ कि तुम्हें एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, 5 मिनट जल्दी पहुँचने का. तो वो बोलते नहीं, तुमको एंग्जाइटी है तो तुम लेट लतीफ़ हो, बट मैं 5-1 मिनट लेट हो सकता हूँ. बट अदरवाइज आई वॉन्ट टू बी ऑन टाइम. सो प्रेशर नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा मेटिकुलसली प्लान करता हूँ कि ठीक है, अगर 7 बजे की फ़्लाइट है तो सुबह 3 बजे नहीं, 4 बजे आप उठ जाओ एंड देन यू गेट रेडी. एंड वो प्रेशर में नहीं हो. देन नाश्ते के लिए भी आपके पास 1-आधा घंटा रहता है. यू हैव टाइम फॉर योर कॉफ़ी. सो बट शी इज़ मेड अ वेरी बिग स्टेटमेंट और सब लोग मुझे पता नहीं ये कह रहे हैं कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ. तो ऐसा कुछ नहीं है. बट वाइफ इज ऑलवेज राइट. आपने कहा तो 4 घंटे उन्होंने बोला है, लेट्स बिलीव. हाँ, उनको मान दे देते हैं और ये कहते हैं कि भाई तुमने जो कहा वो सही है. राइट. लास्टली बिफोर आई एंड दिस, यू नो, एक क्वेश्चन है, क्या म्यूजिक इंडस्ट्री ने, एक्टिंग इंडस्ट्री ने, दोनों इंडस्ट्रीज ने आपको का ड्यू दे दिया है या अब भी बाकी है? नहीं, देखिए, ड्यू तो म्यूज़िक इंडस्ट्री ने पूरा ही दे दिया है. कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री ने तो कोई सवाल ही नहीं, मैं कोई कंप्लेन ही नहीं कर सकता. एक्टिंग इंडस्ट्री में तो अभी मेरी शुरुआत हुई है, एक वैलिडेशन मिला है बैडास रवि कुमार से, एंड एक परफॉर्मेंस की तारीफ हुई है और लोगों को पिक्चर पसंद आई है. बट अब द जर्नी इज़ जस्ट बिगन. तो मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि अब उस दायरे में, उस नज़रिए में आप हिमेश को देखना शुरू करें. एंड आई वोंट डिसअपॉइंट यू, आई विल वर्क वेरी हार्ड. एंड जो ऑडियंस का प्यार मुझे मिल रहा है, वो अगर उसी के साथ साथ इंडस्ट्री का भी जो प्यार तो मिला है, बट एक कुछ ऐसे रोल्स होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे ज़बरदस्त सीन्स होते हैं जो आपको करने मिलते हैं. ऑफ कोर्स एक लीड के दायरे में रहकर, ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई एम टू डू इन माय अदर फिल्म्स नाउ विच आर गोइंग टू बी अनाउंस सून. तो उस नज़रिए से भी मुझे देखना शुरू करें, बिकॉज वो नज़रिया अगर मुझे मिल गया तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. एंड आई थिंक अब वो
ऐसा होगा, ऐसा मुझे लगता है। हम तो हमारी फिल्में तो बना ही रहे हैं, बट आई होप दैट दूसरे भी उस नज़रिए से मुझे देखना शुरू करें। राइट, तो अभी हम फरवरी में अगला लुक जो आपका होगा, देयर सो मच इंटरेस्ट, कब एक्सपेक्ट करें? अभी एनी मोमेंट आई थिंक। अब हम फेब में हैं, बट आई थिंक 3-4 महीने के अंदर नया लुक तो आ ही जाएगा। नया लुक, ग्रेट। आपकी फिल्म बैडएस रवि कुमार को जितना प्यार मिला है इस पॉडकास्ट को मिले, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। Short. Thank you so much. So spontaneous, and thank you so much. Thank you, very thank much. you. God bless. Hi, this is Himesh Reshmiya और आप देख रहे हैं लाइट्स कैमरा पॉडकास्ट ओनली ऑन बॉलीवुड हंगामा।